हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर में से स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर का हम टॉपिक ले रहे हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, वन इज द सॉल्यूट एंड अनदर वन इज द सॉल्वेंट। अब कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिक्स किया गया है, दैट मीन जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे मेजर करने के लिए जो टर्म्स यूज की जाती है उन्हें हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होती है जिनमें हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का फाइंड कर सकते हैं, जैसे मास परसेंट, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। इस तरह से हमारे पास काफी सारे टर्म्स हैं। उन्हीं टर्म्स को हम वन बाय वन इस टॉपिक में यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ दैट मीन्स होता है कि जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसे हम जो यूनिट लिखते हैं, इसकी यूनिट लिखी जाती है ग्राम पर लीटर। दैट मीन्स हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितने ग्राम सॉल्यूट का लिया हुआ है उसे स्ट्रेंथ कहा जाता है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। कितना सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है उसे स्ट्रेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज हम मास परसेंट भी निकालते हैं, वॉल्यूम परसेंट भी निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट भी निकालते हैं। परसेंटेज सिंपली जैसा वैसा ही होता है जैसे हम अपने मार्क्स का परसेंटेज या किसी भी चीज का परसेंट निकालते हैं, वैसे परसेंटेज निकाला जाता है। तो हम यदि पहले बात करते हैं मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास दैट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को ही आप मास में मेजर कर रहे हैं। यहाँ जो सिंपली मास एंड वॉल्यूम में डिफरेंस है वो इतना सा है कि यदि आप ग्राम या केजी में मेजर करते, ये ट्रिक है, यदि हम ग्राम या केजी में मेजर कर रहे हैं तो उसे मास बोला जाता है। लीटर या ml या सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? मास बाय मास परसेंट, यानी मास का आपने सिंबल के लिए वेट से रिलेट। यहाँ हम इस टॉपिक में भी मास और वेट में डेप्थ में नहीं जाएंगे कि मास और वेट में तो डिफरेंस होता है। यहाँ हमने मास बाय मास के लिए सिंबल लिया है W रिलेटेड टू वेट, तो W बाय W परसेंट। इसे हम कैसे बोलेंगे? द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज कितने में निकाला जाता है? 100 में, तो पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आप इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? W बाय W इक्वल्स टू mass of solute in gram by mass of solution। ठीक है ना? मास ऑफ सॉल्यूशन कितने में? 100 में। मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहाँ वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। इस टॉपिक में हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, हर एक टर्म पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक टर्म पे कम से कम एक न्यूमेरिकल तो सॉल्व करें। इसी तरह से आप ले सकते हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। मास की प्लेस पर वॉल्यूम आ जाएगा, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब। अभी यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे थे, हम क्या टर्म यूज करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना? यहाँ कितना आ जाएगा? आप मास की प्लेस पर वर्ड यूज करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसमें? सेंटीमीटर क्यूब, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से ये आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट।
अब इन दोनों टर्म का मिक्सचर हो सकता है, हम कह सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट दैट मीन्स आपने ऊपर क्या लिखा, मास दैट मीन्स जो सॉल्यूट होगा उसको आप मास में मेजर करोगे, दैट मीन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ आप क्या लिखोगे फॉर्मूले में, मास ऑफ solute in gram by volume of solution, volume of solution into 100। इस तरह से आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इन तीन में से कोई भी फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मास परसेंट, व्हाट इज द मास परसेंट of the solute in solution obtained by dissolving 10 gram of the solute in 60 gram of water। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है आप नोट डाउन कर लें। व्हाट इज द मास परसेंट, आपको मास परसेंट फाइंड आउट करना है इन मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। आपके पास सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम इन 60 ग्राम वाटर, वाटर कितना है 60 ग्राम, 10 ग्राम सॉल्यूट एंड 60 ग्राम वाटर। अब वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन तो नहीं है, दैट मीन्स वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर आपके पास सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होता है। दैट मीन्स आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 10 + 60, दैट मीन्स 70 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन होगा। आपको क्या निकालना है, मास परसेंट। तो आप मास परसेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट कितना था 10, सॉल्यूशन कितना है आपके पास 70। आप इसको सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 100/7, 100/7 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 14.2%। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप मास परसेंट फाइंड कर सकते हैं। जो भी आपको देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमारा, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको और क्या क्या गिवन है, उन सभी को आप पहले प्रॉपरली लिख लें और उससे रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करके आप वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करें। क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है आप इसे देख लें तो आप आगे का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी मोलरिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म है मोलरिटी। किस टर्म की बात कर रहे हैं हम, मोलरिटी, ठीक है ना। इसी से मिलती हुई एक टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपका मोलरिटी आ रहा है और यहाँ पर आपका मोलरिटी आ रहा है, ठीक है ना। मोलरिटी, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मोलरिटी है इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाए। मोलरिटी दैट मीन जहां भी आपका वर्ड मोल आएगा वहां हम सॉल्यूट को किस में मेजर करेंगे, मोल्स में।
तो यहाँ जब हम मोलरिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम यदि इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है आपके पास, मोल पर लीटर। इसी के साथ आप यदि फॉर्मूला बना ले तो हमारे पास कैपिटल एम क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको किसमें लेना है, लीटर। आपने क्या बोला है, मोल्स पर लीटर, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स को यदि आपको इस तरह से नहीं लिखना तो आप चाहे तो मोल्स को पहले कन्वर्ट, आपको यदि मास दे रखा है तो मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लें। तो मोल्स इक्वल्स टू कितना होता है, मोल इक्वल्स टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को हम WB बोलते हैं सॉल्यूट को, और यह आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी आप इसको बोलते हैं MB, ठीक है ना। तो गिवन मास आपका WB और मोलर मास आपका MB, तो ये वैल्यू भी आप इसमें पुट करके आप देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो आप M इक्वल्स टू लिख सकते हैं WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम आप ml में लेते हैं तो आप उसे 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो आपका डायरेक्टली मोल और वॉल्यूम में पुट हो जाएगी वैल्यू। अदरवाइज आप अलग अलग भी कर सकते हो, पहले यदि मास दे रखा है तो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, और जो वॉल्यूम यदि ml में दे रखा है तो उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। अदरवाइज आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ, इसमें वैल्यू पुट करो और आप आंसर निकालो, बात सेम ही है, आप कुछ भी कर सकते। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाती है मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब वही यदि आप बात करते हैं मोलरिटी की, ठीक है ना, मोलरिटी, तो मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। जब हमने मोलरिटी की बात की थी तो हमने सॉल्यूशन वर्ड यूज किया था, डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट डिसॉल्व किए जाएंगे उसे हम बोलते हैं मोलरिटी। दैट मीन्स उसकी यूनिट क्या होगी, अब मोल पर लीटर की प्लेस पर कितना होगा, मोल पर केजी। आप स्मॉल m की बात कर रहे हो तो क्या आ रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने में आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो जैसे अभी फाइंड किया था, तो आप यही लिख सकते हो, लेकिन आप क्या लिख रहे हो, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम WA से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां मास ऑफ सॉल्वेंट। यदि आप ग्राम में करते हो तो आपको 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस तरह से ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसी को ही यदि लिखना चाहो तो WB अपॉन MB इंटू 1000, और सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा आपका, WA। तो ये चीज हो जाएगी आपकी मोलरिटी। मोलरिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, लेकिन मोलरिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि मोलरिटी में आप किसकी बात कर रहे हो, मास। मास टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए मोलरिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती, जबकि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। ये एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चन लिखते हैं,
calculate the molarity of the solution, molarity of NaOH solution, molarity of NaOH solution prepared by dissolving its 4 gram in water to prepare 250 ml of the solution. क्या दिया हुआ है आपके पास? कैलकुलेट द मोलेरिटी, आपको फाइंड करना है, मोलेरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूट क्या है? NaOH से, और NaOH कितना दिया है आपके पास? सॉल्यूट है NaOH जो कि 4 ग्राम दिया हुआ है, और सॉल्यूट के मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WB से। आपको MBB निकालना होगा, MB यानी मोलर मास। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है? 40। नहीं तो आप निकाल सकते हो Na का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हुआ? 40 इसका मोलर मास हुआ। और आपके पास सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर है? वॉल्यूम किस में दिया है? ml में। कितना है आपके पास? 250 ml। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएं, मोलरिटी इक्वल्स टू WB इंटू 1000, क्योंकि ml में दिया है तो हम 1000 से कर ले रहे हैं, अदरवाइज आप इसको 250 को 1000 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, तो 1/4 आ जाएगा। और MB इंटू वॉल्यूम, WB आपके पास कितना है? 4, MB 40, वॉल्यूम 250। इससे इसको 25 4 जा 100, 4 10 जा 40, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, 0.5, या तो आप कैपिटल M लिख सकते हो या आप लिख सकते हो 0.4 मोल पर लीटर। यूनिट आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो और कैपिटल M भी लिख सकते हो। इस तरह से ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी नॉर्मेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपकी नॉर्मेलिटी, जिसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मेलिटी डिफाइन करते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ हम सॉल्यूट को किस में मेजर कर रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इसको निकालने के लिए जो भी हमारे पास सॉल्यूट दिया हुआ है, यदि उस सॉल्यूट के मास को, यानी जितना भी मास आपको सॉल्यूट का गिवन है, उसके मास को उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दिया जाए। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? जो भी सब्सटेंस है उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी, दैट मीन्स उसके मास को उसके यदि n फैक्टर से डिवाइड किया जाए, उसके मॉलिक्यूलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे उसका इक्विवेलेंट मास बोला जाता है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या है हमारे पास नॉर्मेलिटी? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमने क्या बोला? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है?
ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर किसको बोलते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं हम एसिडिटी या बेसिसिटी को। एसिडिटी और बेसिसिटी को एन फैक्टर बोला जाता है। तो इस तरह से या तो आप नॉर्मेलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला निकालें और ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से निकालें, अदरवाइज हम इसके लिए लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल्स, आप क्या लिखते हैं WB, क्या लिख रहे हो? गिवन मास। गिवन मास को आप क्या बोलते हो? WB, है ना। और मोलर मास को आप क्या बोलते हो? MB, जो हमने अभी बताया था। तो यदि हम यहाँ पर वैल्यूज रखें तो हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास WB बाय इक्विवेलेंट मास, और यदि लीटर को आपने ml में कर दिया है तो आप 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या लिखा आपने? मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। यदि आप यूनिट की बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या आएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या यूनिट होगी इसकी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यदि आप नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन देखना चाहें तो नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में हमारे पास रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। यदि आपको किसी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी मोलरिटी दोनों फाइंड करना है तो आप मोलरिटी फाइंड करके डायरेक्टली एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है आपका नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। आइए अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे कि वर्ड में आ रहा है फ्रैक्शन, दैट मीन्स ये टू टर्म का फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन एक बार में आप किसी एक कंपोनेंट का निकाल सकते हैं, या तो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, या आपके पास सॉल्यूशन में मोर देन 2 कंपोनेंट है, दैट मीन मोर देन 1 सॉल्यूट दिए हुए, तो आप एक बार में किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट मोल्स। जैसे सपोज यदि आप सॉल्यूट का ले रहे हो, सॉल्यूट के लिए मैंने B लिया है और सॉल्वेंट के लिए A लिया है, तो यदि मैं पहले सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाह रही हूं तो मैं क्या लिखूंगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स को सॉल्यूशन के मोल्स से डिवाइड करके आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं x से। यदि मैं पहले निकाल रही हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या बोलते हैं हम? B। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालूंगी तो इसको कितना बोलूंगी मैं? XB। तो मेरे पास XB कितना होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल n हमें मालूम है मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है आपका? सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो ये किसका हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फ्रैक्शन किसका निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से यदि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितना? XA, तो हमारे पास कितना आएगा? XA इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb। अब यदि आप निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कितना आएगा? XA और XB को आप ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड किया जाए तो आपके पास कितना आ जाएगा? XA प्लस XB इक्वल्स टू कितना आएगा? 1। दैट मीन्स किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। एक सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा। ये चीज हमें ये भी रिप्रेजेंट करती है कि यदि आप किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो वो हमेशा लेस देन 1, दैट मीन्स कुछ पॉइंट्स में डिजिट्स आएगी, ठीक है ना। तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक एट ए टाइम आप निकाल सकते हो। सॉल्यूशन का निकालना है तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए और उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। आइए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन the mole fraction of 2.5 gram of acetic acid in 75 gram of benzene। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपके पास एसिटिक एसिड सॉल्यूट है और बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है। तो आप पहले निकाल लें इसे। आपके पास एसिटिक एसिड का मास कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। एसिटिक एसिड का हम मास कैलकुलेट करें क्योंकि हमें मोल निकालने के लिए क्या चाहिएगा? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो एसिटिक एसिड का मास कितना आएगा? 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। इस सबको आप सम करिए, आपके पास ये आंसर कितना आएगा? 60। इसी तरह से आप बेंजीन का मास देखिए, बेंजीन का मास कितना दिया है? 75 ग्राम। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, 6 इंटू 12 प्लस 6, ये हो जाएगा आपके पास 78। अब आप मोल्स निकाल लीजिए। पहले मैंने किसके निकाले? पहले मुझे मोल्स निकालने पड़ेंगे एसिटिक एसिड के, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आप पहले एसिटिक एसिड का मोल निकाल लीजिए, बेंजीन का मोल निकाल लीजिए, उनको सम कर लीजिए। तो हमारे पास एसिटिक एसिड का मोल कितना आएगा? मास कितना दिया है उसका? 2.5 और मोलर मास कितना हुआ? 60। इसको आप डिवाइड करिए तो आपके पास आएगा 0.0416। इसी तरह से आप किसके निकाल लें? बेंजीन के निकाल लें। बेंजीन का कितना है? 75/78, ये कितना हो जाएगा? 0.961। अब आप दोनों का सम कर लें क्योंकि ये सॉल्यूशन का हो जाएगा। एसिटिक एसिड और बेंजीन का सम कर लें, 0.0416 प्लस 0.961। इसको आपने सम कर लिया तो ये सॉल्यूशन का हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? 1.0026। किसका हुआ? ये आपके पास हुआ सॉल्यूशन का। अब हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है आपको? एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी एसिटिक एसिड और बेंजीन। यहाँ आप निकाल चुके हैं। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ रहा था आपके पास?
0.0416 और सॉल्यूशन का कितना आ रहा है 1.0026। इसको डिवाइड करिए, इसके डिवीजन पे आपके पास आ रहा है 0.0415। ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया आपका एसिटिक एसिड का। अब यदि बेंजीन का भी चाहिए तो या तो आप यहाँ बेंजीन लिख के फिर डिवाइड करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमने अभी देखा है कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, और यहाँ हमारे पास 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक का आप निकाल चुके हैं तो दूसरे का निकालने के लिए आप क्या करें 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर दो। तो हमें यदि बेंजीन का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करें 1 माइनस इसको एसिटिक एसिड वाले को लेफ्ट कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा 0.956। ये किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा आपका बेंजीन का। इस तरह से आप जितने भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं उन सभी का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।